हेलो एवरीवन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर जो पार्ट चल रहा था उसमें हम डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर रहे थे। कल आपने देखा या प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि आपने बीम को और पोर्टल फ्रेम की इनडिटर्मिनेसी कैसे कैलकुलेट किया है। उसी के आगे कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले थे आप, और मैंने बोला था कि ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो पहले आप यहाँ पर देख लेते हैं स्पेशल केसेस क्या हो जाते हैं। स्पेशल केसेस यानी कि टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो कौन सा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ पोर्टल फ्रेम। तो आप यहां पर देखने वाले हो कि कुछ स्पेशल केसेस में आपकी जो आर डेस है या नंबर ऑफ रेस्टोरेंट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दीज पर्टिकुलर केसेस, वी हैव रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा या एडिशनल आर डेस आपको यहां पर देना पड़ते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके बारे में हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं। तो हम स्पेशल केसेस आप यहां पर बोल देते हो क्या कि सम स्पेशल केसेस some special cases for that we are additionally consider R days, restraint required to failure, to prevent failure। जैसे कि पहला आपका स्पेशल केस अगर आप देखें तो क्या हो जाता है, एक आपका स्पेशल केस हो जाता है व्हेन रोलर इनसाइड दी स्ट्रक्चर या मेंबर, रोलर हो आपके मेंबर के अंदर, तो उस केस में व्हेन roller exist in the member। जैसे कि इस प्रकार से हो और इनके बीच में यह कोई रोलर आ जाए, क्या जाए, इसको हम बोलेंगे रोलर। तो ऐसे रोलर आने पर यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें फिर। तो ऐसे केस के लिए हम एडिशनल यहां पर आर डेज कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, हियर
आर डैश इज इक्वल टू 2। कौन कौन सा आर डैश? कि देखो ये रोलर है, तो रोलर क्या करेगा कि ये हॉरिजॉन्टली भी, अगर मेंबर हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होता तो ये आगे पीछे नहीं होता, हॉरिजॉन्टली होता है क्या? नहीं। बट ये यहां पर क्या है कि आगे पीछे हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगी, तो वो एक आप यहां पर आर डैश के फॉर्म में घटा दोगे उसमें से। दूसरा, ये मूवमेंट में भी क्या हो सकता है, यहां पर रोटेट हो सकता है, एक मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको इसमें क्या देना पड़ेगी, एक रिएक्शन। बट वर्टिकली ये अप डाउन नहीं हो सकता है, तो यहां पर कितनी, दो रिएक्शन देना पड़ेगी टू प्रिवेंट दी। इसके लिए दो रिएक्शन दी है आपने, टू रिस्ट्रेंड, ये एग्जाम में आए हुए हैं, टू रिस्ट्रेंड reactions are required किसके लिए, फर्स्ट restraint required to prevent the horizontal movement। ओके, सेकंड रिएक्शंस की बात करो तो सेकंड किसके लिए आएगा, सेकंड फॉर टू प्रिवेंट दी रोटेशनल मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? दूसरा केस देखें तो दूसरा कौन सा बनता है, दूसरा केस लिखोगे आप कि when axial force release slider will be provided, कौन सा, when axial force ये पढ़ा है आपने जब मैंने सपोर्ट्स में उसमें बताए थे, when axial force release slider is exist between structure, when axial force release slider is existed between the structure। जैसा कि इसमें आप बोलोगे कि कैसा होगा भैया, आपने बोला है यहां पर डबल रोलर हो हमारे पास में, जैसे
कि इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो, स्लाइडर प्रोवाइडेड हो। तो ये क्या करेगा कि हॉरिजॉन्टली आगे पीछे मूव करने की कोशिश करेगा। क्या लिखा आपने कि व्हेन एक्सियल फोर्स रिलीज स्लाइडर इज एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, ये आपने यहां पर बोला गया है आपके द्वारा। तो इस केस में क्या होगा, तो आप यहां पर बोलोगे कि यहां पर जो मेरा आर डैश आएगा ना, वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि यहां पर आर डैश वैल्यू 1 प्रोवाइड करूंगा। मतलब ऐसा केस देखने को मिलेगा, आप यहां पर एक आर डैश एक्स्ट्रा यहां पर ऐड कर देंगे उसका इनडिटर्मिनेसी निकालने के लिए। क्या नाम दिया आपने कि एक्सियल फोर्स रिलीज स्लाइडर मींस यह रोटेशंस और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट को तो रोक लेगा बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को नहीं रोक पाएगा। बिकॉज रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, क्या लिख लोगे, दीज रेस्ट्रेंट रिएक्शन required to prevent the horizontal, या इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली मूवमेंट। एक्सियल मूवमेंट क्लियर है। और यहां पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल और जो हमारा रोटेशनल मूवमेंट है उसको वो प्रिवेंट कर लेगा, मतलब एडजस्ट करवा देगा। हियर वर्टिकल एंड रोटेशनल मूवमेंट नॉट अकर। ओके, दूसरा अगर फिर एक केस देखें आप, तो आप कौन सा बोलोगे कि भाई साहब मेरे पास में तीसरा एक केस आता है जिसके बारे में आपको जानकारी देना एक जरूरी हो जाता है। कौन सी जानकारी जरूरी हो जाता है, तो आप बोलोगे कि व्हेन shear force release slider is existing between the structure, उस स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पर हमारा शेयर फोर्स रिलीज स्लाइडर। शेयर फोर्स किसको बोलते हैं कि जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है या उस प्लेन के अलोंग लगता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स। और एक्सियल फोर्स क्या बोलते हैं, एक्सिस के अलोंग जो लगे वो एक्सियल फोर्स कहलाता है। तो शेयर फोर्स जैसे कि आपका यहां पर, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में इस प्रकार से
ये सपोर्ट्स दे दिए आपने, और ये है आपके पास में कौन सा, एक्शियल फोर्स रिलीज स्लाइडर। यहां पर भी जो है आर डेस आपका वन ही रहेगा, बट यह वन किसके कारण आ रहा है, तो आपने बताया है कि यह जो वन है, ये हमारा वन किसके कारण आया है, तो आपने बताया कि यह वन हमारा शेयर फोर्स रिलीज, मतलब वर्टिकल मूवमेंट यहां पर एग्जिस्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहां पर प्रिवेंटेड है। तो आपने जैसा कि यहां पर नोट करके लिखा, ऐसा ही नोट बिंदु यहां पर क्या लिखेंगे कि आप लिखोगे कि हियर these restraint reactions required to prevent the vertical movement of the structure। क्लियर। और यहां पर क्या लिख लोगे आप, तो आप लिख लोगे कि हियर, यहां पर हॉरिजॉन्टल एंड रोटेशनल डिफॉर्मेशन, या इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट, डिफॉर्मेशन मूवमेंट में नॉट अकर। ये आपने यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दिया। जैसे इंटरनल हिंज, और इसके बारे में आप देख ही चुके थे। ओके, तो इन्हीं से रिलेटेड अगर आप यहां पर बोले कि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, तो हम दिखा देते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर आपको। सारे केंद्र बिंदु ये हम यहां पर हमारे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये जैसे कि आपके पास में एक कोई पोर्टल फ्रेम आपको देखने को मिल रही है, जिसके आप यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर देखेंगे। जैसे मान लो ये सपोर्ट्स ले लिए कुछ आपने, ये है जैसे कोई यहां पर, इसमें हम कुछ पॉइंट्स चेंजेस करना चाहेंगे। देखते हैं कैसे चेंज करते हैं।
ये आपने यहां पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश किया है, जैसे कि इनके बीच में ओके, इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये स्लाइडर भी लगा ही दें आप यहां पर। ये जैसे स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पर कुछ रोलर सपोर्ट्स, ये एक्सियल फोर्स रिलीज स्लाइडर, जरूरी नहीं कि एक हो या दो हो, ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास में, बट ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। ओके ओके, इट्स ओके। तो यहां पर जैसे ये हमारा रिलीज फोर्स स्लाइडर्स देख रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में। जैसे ये मान लीजिए अब इसका आपको डीएस कैलकुलेट करके दिखाना है। कैलकुलेटिंग डीएस एंड डीएस, क्लियर। ये इसी को हम गाइड रोलर बोलते हैं या एक्सियल फोर्स रिलीज। अब पीछे का थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लें, स्किप किया, पीछे की तरफ बैकअप चले जाएं, बैकवर्ड, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मैंने एक्सियल फोर्स रिलीज स्लाइडर और शेयर फोर्स रिलीज स्लाइडर और एक नॉर्मल हमारा रोलर्स के बारे में बताया गया है। इनका किस 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 आप तो ये ध्यान रखना कि इनके लिए आर डैश कितनी वैल्यू रखता है। एक्सियल फोर्स या शेयर फोर्स रिलीज स्लाइडर हो तो उसके लिए आर डैश एडिशनल 1 रखते हैं, और अगर हमारे पास में रोलर वाला हो बीच में तो उसके लिए आर डैश 2 रखते हैं। तो यहां पर आप कैलकुलेट करोगे डी एस,
उसके लिए मुझे चाहिए क्या, तो डीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए 3m प्लस r माइनस 3j और माइनस। तो आपने यहां पर देखा कि नंबर ऑफ मेंबर आपको यहां पर जो देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करी, तो आपको देखने को कितने मिलते हैं, m नंबर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्टिंग, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और आर डैश रजिस्टिंग रिएक्शंस। तो आपने यहां पर बताया और जानकारी इकट्ठी करके उनको देने की कोशिश किया। कैसे किया, तो आपने बताया कि भैया एम की बात करें तो एम है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 वर्टिकल है, ये 18, और इस पूरे को मैं एक ही गिनूंगा क्योंकि इसके लिए मैं आरडेश प्रोवाइड कर चुका हूं। क्लियर, जिसके लिए आरडेश प्रोवाइड कर चुके मतलब आप इसको रिजिड बना चुके हो। क्लियर है, आरडेश प्रोवाइड कर चुके जिसका मतलब क्या है कि उसको मैं रिजिड बना रहा हूं। रिजिड बनाने के लिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस मेंबर में ये वाला मेंबर और इस मेंबर में क्या फर्क है, तो यहां पर क्या है कि बीच में जैसे एक तरह से ज्वाइंट आ गया है, इस ज्वाइंट को रोकना है तो आपने क्या बोल दिया है कि इसमें आरडेश आपको एडिशनल दे दो। अगर इतना होता वहां पर आरडेश मतलब इतना अगर वहां पर होता तो ये वाला मेंबर भी इसके जैसा बिहेव करता। क्लियर है, इसको आप फिर क्या मानोगे, एक ही मेंबर, क्योंकि आरडेश में उसको काउंट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 17 हो गए थे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और इसको फिर ऐसे ही गिनूंगा तो 27 28 और 29 मेंबर्स आपके यहां पर गिने जाएंगे। देख ले आप, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 9 10 11 12 और 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 हो गए। रिएक्शंस की बात करें तो यहां पर जो रिएक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं वो गाइस हमारी कितनी है, तो यहां पर है 1 2 और यह 3, 1 2 1 2 3 और यहां पर ये 1। तो यहां पर कितने हो गए, तो ये हो गई 1 और 3 4 2 7 और 3 10, तो 10 रिएक्शंस आपने लिख लिया। 9 कहां से हो गई, 3 3 6, हाँ यार 9 ही हो रही है, 3 3 6 4 और 2 6 और 3 9, सॉरी देखो ऐसे गलतियां हो जाए, एक भी गलती हो गई अगर तो आंसर पूरा मेरा गलत आएगा, इसलिए रिपीट कर लें। ओके सॉरी, 9 रिएक्शंस। ओके, फिर बात करूं मैं अगर ज्वाइंट की, तो ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितने ज्वाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, 21 ज्वाइंट्स हैं। ओके, आर डैश की बात करें तो आर डैश जो है वो हमारा कितना निकलेगा, तो इंटरनल हिंजेस और ये इंटरनल कुछ स्पेशल केसेस आ चुके हैं उसके लिए आएगा। इंटरनल हिंजेस की बात करूं तो यहां पर आपने बोला था कि आर डैश जो है वो आप यहां पर लेते हो कितना, एम डैश माइनस 1। एम डैश का मतलब क्या है कि उसके पास में जो आ रहा है, तो यहां पर कितने हैं, 2 मेंबर, तो दो यहां पर 2 गिनेंगे। ओके, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। यहां पर आर डैश कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 में से 1 गया तो 3। यहां पर आर डैश कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1। क्लियर, और कहीं तो नहीं है, 1 2 ये हो गया। क्लियर, अब इनके लिए बात करें आप तो आप बोलेंगे कि इसके लिए आर डैश एडिशनल कितना ले रखा है आपने, 2। इसके लिए आर डैश कितना ले रखा है, 1।
और इसके लिए आर डैश कितना ले रखा है, ये अभी प्रीवियस में देखा है। तो टोटल कितने आर डैश हो गए, तो आपने यहां पर बताया 1 2 और 1 3 3 6 7 8 और 9 आपको आर डैश प्रोवाइड कर देना है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम इसके डीएस के साथ में। तो निकालें अगर इसका डीएस, तो 3 इंटू 29, आर है आपके पास में 9 माइनस 21 यानी कि कितने हो जाते हैं सॉरी, और आर डेज की वैल्यू देखो तो मेरे पास में है 9। तो डीएस कितना हो जाएगा 29 यानी कि कितना हो जाएगा यह 97 सॉरी 87 प्लस 9 और ये 63 और ये 9। देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल, 87 में से 63 गए, तो 87 में से 63 गए यानी कि कितना बचेगा यह 24, 7 3 4 6 और 2 8, यस 24 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यस, बात करूं मैं अगर किसको निकालने की, डीएसई, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी R माइनस 3 इसको आप कैपिटल आर लिखें या स्मॉल आर, दोनों एक ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, द डीएसई हो जाएगा हमारा आर यानी कि कितना है 9, तो यहां पर डीएसई आपको 6 देखने को मिलेगा। बात करें अगर आप ये हो जाएगा डीएस माइनस डीएसई, तो 24 माइनस 6 करेंगे तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी कितना 18, और ये तीनों वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट करके दिखा दिए। राइट फ्रेंड्स, यस, और इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चंस अब इसमें अगर हम देखें कुछ केसेस के आगे बढ़ते हुए, हम यहां पर ये चेक करें कि इसकी मैंने आपको बोला था ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक में आप अगर यहां पर समझे तो आपको हो सकता है कि आप बोले कि कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो बिल्कुल आप या तो ये देखें कि आपको जो सिंपल लगे वो समझे, या फिर अभी तक मैंने जितना भी समझाया है उसको थोड़ा सा माइंड से स्किप करने की, स्किप मतलब टर्मिनोलॉजी वही है, कंसेप्ट भी वही है, बट थोड़ा सा अलग तरीका में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अलग ना समझे कि ये आपने इधर से एम आया उधर एम नहीं आ रहा है, ये ना समझे, सिर्फ तरीके आप देखें और जो अच्छा लगे वो हम मान ले। देखिएगा कि ट्रिक क्या बनती है। तो मैं ट्रिक आपको बताता हूं एक सिंपल से स्ट्रक्चर से, कि डिटर्मिनेसी पहले बात करूं, किसकी बात करूं मैं, डिटर्मिनेसी की।
तो डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी की आप बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने बताया कि सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो स्ट्रक्चर हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का उपयोग करते हुए सिर्फ एनालाइज हो जाए वो हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है, और इनडिटर्मिनेट किसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा मुझे और एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस बोलता था। तो ऐसी अगर रिक्वायरमेंट, ऐसे स्ट्रक्चर्स को मैं क्या बोलता था, इनडिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस है कि इक्विलिब्रियम को छोड़कर कितनी एक्स्ट्रा रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होना है। क्लियर है? डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंस कितना है, तो आपने बताया कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को छोड़कर और कितनी एक्स्ट्रा रिएक्शन चाहिए मुझे उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। क्लियर है? तो आप यहां पर देखोगे कि अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंस इतना है, तो आप यहां पर इतने सी बात लिख दोगे कि एज वी नो दैट determinate structure is perfectly analyzed by the use of equilibrium equations, वो चाहे 2D की हो या 3D की, and indeterminate structure is that for analysis of these structures we have required additional equations रेदर देन मतलब छोड़कर, रेदर देन किसको, रेदर देन रेदर देन equilibrium equations, and these additional and these additional or extra equations are called as compatibility conditions or equations, and they are equal to degree of static
इनडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। आपने यह बोला है कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को छोड़कर एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर्म करने के। आगे हम देखेंगे कैसे फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशंस, और वो किसके बराबर होती है, तो हमारे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है, 24। मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को छोड़कर मुझे 24 इक्वेशंस और फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ये पूरी इक्वेशंस या पूरा पोर्टल फ्रेम यहाँ पर एनालाइज होगा। जब आप ये स्टेट प्रो और ये एनालिसिस करते हो ना स्टेट प्रो वगैरह में, तो वहां पर ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई वगैरह करते हैं, तो वहां पर इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होती है वो डिजाइनिंग या उनके जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं स्टेट प्रो वगैरह में। क्योंकि क्या मैन्युअली आदमी कर सकता है, पर उसको बहुत ज्यादा कॉम्पेटेबल हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेंथी टाइप का टफ हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा, बट वो सॉल्व कर सकता है अगर आराम से करें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को फिर आप जैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करो तो बिल्कुल वो ऐसे ही 24 इक्वेशंस फॉर्म करेगा और फिर वो उसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर ट्रिक देखेंगे हम फॉर्म करने के लिए, कोशिश करेंगे कि इतना देख लिया तो हम जानते हैं कि सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है मेरा, आगे आप इसमें देखोगे एज वी नो दैट कि द कैंटिलीवर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसका वन एंड फ्री हो और वन एंड आपका क्या हो, फिक्स्ड हो। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैंटिलीवर बोलते हैं। कि एज वी नो दैट द कैंटिलीवर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसका दियर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। एक एंड फ्री रहेगा और दूसरा एंड उसका फिक्स्ड रहेगा। तो आपने क्या बोला है कि द कैंटिलीवर स्ट्रक्चर इज परफेक्टली डिटर्मिनेट। स्ट्रक्चर क्लियर है, द कैंटिलीवर स्ट्रक्चर इज परफेक्टली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यहां पर दिखने को मिल गया। जैसे कि आप देखें मैं उस तरीके तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो चाहे कॉलम के फॉर्म में हो, यहां पर देखो रिएक्शंस भी 3 डेवलप होगी। रिएक्शन भी कितनी डेवलप होगी, 3 होगी। और यहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी 3 है, तो दोनों के आंसर हो जाएंगे हमारे परफेक्टली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होंगे। न तो फेल, परफेक्टली मतलब न तो फेल होंगे और नहीं हमारे कोई एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं। क्लियर है। अगर इसमें मैंने एक भी स्ट्रक्चर्स या एक भी सपोर्ट्स यहां पर बढ़ा दिया तो उसके कारण इनडिटर्मिनेसी आ जाती है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि एक स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने के लिए कितनी रिएक्शंस वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगी और उसको हटाना भी पड़ सकती है। जैसे कि आप देखो यह कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है
कि इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं या नंबर ऑफ रिएक्शंस आ रही है। यहां पर कितनी चाहिए मुझे, 3 चाहिए। तो मान लो किसी भी एक सपोर्ट्स को मुझे फिक्स्ड बनाना है। किसको बनाना है, इस सपोर्ट्स को, ए को आपको इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को एबीसीडी को अगर मुझे फिक्स्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आप यहां पर बोल रहे हो कि मुझे इसमें कितनी रिएक्शंस अपोर्ट ए पर कितनी, एक और 2 रिएक्शंस आती हैं। एक अगर रोटेशनल वाली में ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, यह स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लग जाएगा। क्लियर है। तो आपको ऐड कितनी करनी पड़ी, यहां पर एक रिएक्शंस ऐड करना पड़ी। फिर आप यहां पर देखें कि बी सी और डी में से हटा दें आप तो ये ऐसा बन जाएगा। तो बी से कितनी, 1 हटाना पड़ेगी, सी से 2 और डी से आपको 2 हटाना पड़ेगी। यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू रिमूव, कितनी रिएक्शंस रिमूव करना पड़ेगी, 1 2 3 और 2 5। 5 रिएक्शंस अगर आप यहां पे रिमूव कर दें तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि यहां पर कितनी रिएक्शंस अगर मैं लगा दूं ये फिर जैसा दिखने लग जाए, कितनी, 5 में से 1 ले लो तो आपको कितनी दिखने लग जाएगी, ये सा। तो 5 में से 5 तो आपको हटाना पड़ेगी, उसमें से भैया को मैं बोलूंगा कि 1 मेरे को देते हुए जाओ ताकि मेरा ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाए, फिक्स जैसा दिखने लग जाए। तो कितनी, आपने बोल दिया कि 1 आप उसको वापस ले लो उससे, तो वो कितना बन जाएगा कि 4 आपको हटाना पड़ेगी। 4 हटाना पड़ेगी मतलब 4 एक्स्ट्रा है ना। आप बोल रहे थे कि 5 एक्स्ट्रा है, तो भैया मैंने 5 एक्स्ट्रा हटा दी थी, स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा मुझे। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 5 एक्स्ट्रा हटाने पर। फिर आपने बोला कि ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, इसको स्टेबल भी बनाना है, डिटर्मिनेंट भी बनाना है। तो इसमें आपने क्या बोला कि एक रिएक्शन फिर में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो इस तरीके से अगर आपने ऐड कर दिया तो मतलब ऐड कर दिया मतलब आप ऐड करके नहीं आओगे, वो आप ये बोल रहे हो कि ऐसा बनाने पर स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होता है। तो इसमें एक रिएक्शन अगर और होती इस तरीके से तो हमारा स्टेबल हो जाता। यहां से 5 में से आप क्या बोल दोगे कि एक इक्वेशंस में कम हटाऊंगा, एक इक्वेशंस क्या करूंगा, कम हटाऊंगा ताकि वो स्टेबल बना रहे। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इसके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है 4। तो इसका मतलब 5 मतलब क्या है कि इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू रिमूव, कितनी रिएक्शंस आपको रिमूव करना पड़ी कि 5, और कितनी ऐड करना पड़ी तो 1 रिएक्शंस आपको रिमूव करना पड़ी। किसके लिए, कि टू बिकम द स्ट्रक्चर एज अ कैंटिलीवर। नहीं तो फार्मूला क्या बना दोगे आप ऐसे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालने के लिए हमने क्या 5 हटाई मेरे, तो एडिशनल या इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या लिखोगे कि इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द, फार्मूले में क्या लिख लोगे कि नंबर ऑफ रिएक्शंस required number of reactions required to remove and become as a cantilever स्ट्रक्चर। एक कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी रिएक्शंस हटानी पड़ेगी, क्लियर है। तो 5 हटानी पड़ी, उसमें से उसको वापस कैंटिलीवर सपोर्ट जैसा बनाना भी पड़ेगा, कोई सपोर्ट्स अगर फिक्स्ड नहीं है तो आप क्या लिखोगे फिर माइनस करके कि नंबर ऑफ reactions
required to add to becoming the supports, एक support to becoming the one support as fixed and structure क्या लिखा आपने कि नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू एड टू बिकमिंग द वन सपोर्ट इज फिक्स्ड फॉर स्ट्रक्चर लुक लाइक एज अ कैंटिलीवर। किसके जैसा दिखे वो? कैंटिलीवर जैसा दिखे हमें। तो आपको लग रहा होगा कि तो फार्मूला बना दिया बहुत बड़ा इन्होंने, तो मैंने फार्मूला नहीं बनाया है, ये आपके लिए कंसेप्ट बनाया है कि जो आप अगर कोई ट्रिक के थ्रू देखना चाहे तो वो ऐसे। ट्रिक के थ्रू कैसे कि ये तो रटने की जरूरत थोड़ी ना, इसको एक बार समझ लो, इस फार्मूले को एक बार समझ लो तो सिर्फ क्या करना है, न तो मेंबर गिनने की जरूरत है, न रिएक्शंस गिनने की, मतलब रिएक्शंस क्या, न तो मेंबर गिनने की जरूरत है, न कुछ आपको घटाना बढ़ाना, सिर्फ आपको क्या करना है वहां पर समझ कर उसमें से प्लस माइनस आउट करना है। क्लियर है? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, क्या देखें आप, एक एग्जाम्पल देखें, ये इस तरीके से हैं, और यहां पर आपका कोई इंटरनल हिंज भी दे दो मान लो, ये तो इसका डीएस आप सिंपली वे में कैसे निकालोगे? इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू रिमूव, कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड है आपको रिमूव करने के लिए? 2, एक 3, 2 5 लिख देता हूं मैं यहां पर। जैसे आर डेस कितना लगेगा, एम डेस -1 यानी कि 1। यहां पर रिएक्शंस कितनी आएगी, 1 2 1 1 2, कितनी हो गई, 2 2 4 और एक 5 और एक 6। एक तो चाहिए आपको सपोर्ट्स को भी कम करने के लिए, 2 2 4 और एक 5 और एक 6, और आप इसको भी गिन ले अगर तो टोटल आप फिर गिन लोगे कि 8 रिएक्शन चाहिए आपको। जैसे 2 2 4 2 6 और 2 8, मान लो जैसे आपने बोल दिया कि 8 घटाना है, तो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा फिर? तो ये तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा फिर हमारा, ऐसा दिखने लग गया। 8 अगर आपने हटाई तो फिर आप क्या बोलोगे कि इसको यहां पर पिन को सबसे प्रिवेंट करना है, तो प्रिंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको यहां पर कितना देना पड़ेगा? तो आपने बोल दिया कि यहां पर R-1, इसमें से फिर कि भैया एक पूरी 8 के 8 मत हटाओ, एक मुझे देकर जाओ, एक आपने दे दिया। फिर आपने क्या बोल दिया कि फिर भी ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखेगा। अब ऐसा हो गया, ये प्रिवेंट हो गया, तो ऐसा हो गया। भैया सपोर्ट्स कहां है इसका, तो सपोर्ट्स कैसा, फिर इसका ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाने के लिए कितनी चाहिए, 1 2 3 रिएक्शंस, यानी कि 3 फिर आप इसमें से घटा दोगे,
तो आपने क्या बोल दिया कि इसका डीएस जो निकलेगा वो 8 - 4 यानी कि 4 निकलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर बताते हैं। या फिर आप इसको ऐसा गिन लो कि 2 2 4 और 2 6 है, 6 है, और ये जो एक तो यही से हमें, तो 6 में से आप एक तो ये घटा दोगे और एक ये घटा दो, तो 6 में से 2 गए, तब भी हमारे पास में कितनी बचेगी? तो मैं ऐसे बता देता हूं, टू बिकम फिक्स्ड, यस है। और यहां पर आप साइड में लिख लोगे, क्या लिख लोगे? आफ्टर रिमूवल ऑफ एट रिएक्शन स्ट्रक्चर लुक लाइक, कैसा दिखेगा? तो आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस प्रकार से देखता हुआ पाया जाएगा। ये इस तरीके से आपको देखता हुआ मिलेगा। सो टू प्रिवेंट hinge movement and one support as fixed, we have required 1 and 3 reactions, 3 restraint reactions, और वही आपने यहां पर घटा दिया है। ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करूं पोर्टल फ्रेम की ट्रिक की, किसकी बात करूं मैं? पोर्टल फ्रेम ट्रिक फॉर डीएस। तो उसका डीएस कैसे निकालोगे? तो जैसे कि आप जानते हो यह कैसा स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट, मैं यहां पर कुछ फिगर बनाता हूं, जैसे ये डिटर्मिनेट है, अब अगर आप ऐसा रखें तब भी ये डिटर्मिनेट है, तब भी यह क्या है, डिटर्मिनेट है।
ऐसा बना दें आप। 8 - 4 ईयर्स। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर। अब देखिए आप यहां पर इसमें क्या हो चुका है कि ये डिटर्मिनेट है, ये भी हमारा क्या हो चुका है, डिटर्मिनेट है। बिकॉज इट्स नाउ कैंटिलीवर टाइप। ये अभी भी कैसा है, कैंटिलीवर टाइप का ही दिख रहा है मुझे। ये भी अभी कितना है, कैंटिलीवर ही है। ये भी कैसा दिख रहा है, कैंटिलीवर टाइप का ही दिख रहा है। यार तो यहां पर ये अभी तीनों में 3-3 रिएक्शन, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर 6 रिएक्शंस आ गई है। कितनी आ गई है, 6 रिएक्शंस। और इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझे अगर आप, तो आप इसको ऐसा कर दें, इस तरीके से। तो यहां पर अब क्या देखते रहे आप, स्टेबल। हाँ हाँ अभी भी स्टेबल है यार सारे स्ट्रक्चर। अब यहां पर आप देखें तो इसमें 3 रिएक्शंस यहां पर और 2 रिएक्शंस यहां पर आ चुकी हैं। तो यह कैसा दिख रहा है, कैंटिलीवर टाइप का नहीं दिख रहा है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ चुकी है और इसके कारण यह क्या बन गया, हमारा इनडिटर्मिनेट बन गया है। क्लियर। तो अभी तो आप इसकी इनडिटर्मिनेसी बता दोगे कि कितनी है, कि 2 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। बट नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं यह, तो उसके कारण इसकी डिटर्मिनेसी अब यहां पर बढ़ जाती है। यानी डिटर्मिनेसी क्या बढ़ जाती है यहां पर। तो आप यहां पर ये देख रहे हो कि अगर इसमें से अगर मैं ये वाली रिएक्शन हटा दूं तो स्ट्रक्चर मेरा वापस कैंटिलीवर जैसा बन जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक पेड़ देखा है आपने, तो पेड़ मुझे कैसा दिखता है, तो पेड़ आपने जो देखा है उसमें आपको एक रूट्स दिखती हैं और बाकी सिर्फ उसकी ब्रांचेस दिखती हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ को छोड़कर क्या दिखती हैं, सिर्फ ब्रांचेस दिखती हैं। बट वो स्टेबल है। आप एक पेड़ को देखें जनरली, तो जैसे नीम का पेड़, बबूल का पेड़, किसी का भी, तो वो स्टेबल है, उसकी एक जड़ है, यानी कि उसकी एक फिक्स्ड सपोर्ट है। न तो वो हॉरिजॉन्टली आगे पीछे होता है, न वर्टिकली ऊपर नीचे होता है, नहीं किसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट होता है। तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, कैंटिलीवर टाइप का भी है वो पेड़, और वो फिक्स्ड भी है और स्टेबल भी है। अब इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हो सकती है, बट जैसे इस ब्रांच को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये फिर हमारा कैसा हो जाता है, इनडिटर्मिनेट। मतलब इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट्स या एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ चुकी हैं। गणित आप यही बोल रहे हो कि एक पोर्टल फ्रेम को, एक पोर्टल फ्रेम को एक ट्री जैसा या एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने मेंबर्स में वहां पर कट लगाना पड़ेंगे। आपको देखिए, जैसे कि ये अभी दिख रहा है क्या मुझे पेड़ जैसा, आप बोलोगे कि नहीं। अभी आप बोलो कि ये कट लगा दो, यहां पर इससे एक कट कर दिया, तो ये पेड़ कैसा दिखेगा मुझे, तो ये पेड़ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये अभी भी पेड़ जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। फिर आपने क्या बोला कि एक कट और लगा दो, अब ये कैसा दिख रहा है, आपने बोल दिया है ये। क्लियर है। तो आपने क्या बोल दिया है कि ये जो सब देखो, ये इसकी जड़ हो गई और ये इसकी ब्रांचेस हो गई। एक पेड़ ये हो गया और एक पेड़ वो हो गया अलग अलग। तो एक पेड़ को मतलब पेड़ जैसा बनाने के लिए कितने कट लगे, क्योंकि एक कट पर कितनी, आपने देखा है न्यूटन के लॉ से, अगर एक एक्सिस को इसी ही एक्सिस रखना है, तो यहां पर अगर आपने बीच में कट लगाया तो क्या होगा, यहां पर तो आपने बताया है कि एक रिएक्शन
दो रिएक्शंस और रोटेशंस वाले यहाँ पर डेवलप, मतलब एक कट पर कितनी, 3 रिएक्शंस डेवलप होती है। कितनी होती है? 3 रिएक्शन। तो कितने कट लगे मुझे? एक कट पर 3 रिएक्शंस और नंबर ऑफ कट आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे मुझे अगर 2 कट लगे तो 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कट लगा दोगे। क्लियर है? ये इसका क्या बन जाएगा? डीएस बन जाएगा। कि ये कितने डिग्री से है? कि 3C से यह, या 3 इंटू जितने भी नंबर ऑफ कट हो, वो हमारा स्ट्रक्चर्स की क्या कहलाती है? इंडिटरमिनेंस। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोर्ट जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से हिंज होता, तो हिंज होने पर ये स्ट्रक्चर यहां पर आप देखिए ये ऐसा बन जाता है, इसकी जड़ें ये, तो भाई साहब ऐसा पेड़ दिखाएंगे कि वो थोड़ा सा फिर क्या हो जाएगा, इसकी जड़ें कमजोर हो गई, क्योंकि रोटेशन जैसे हवा चलेगी तो गिर जाएगा, क्योंकि ये तो सपोर्ट्स रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता है। जैसे रोटेशन वर्टिकली अप डाउन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली भी आगे पीछे नहीं खिसकेगा, बट वो अपनी जगह से पेड़ ऐसे रोटेट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। पेड़ तो हमारा ऐसा स्टेबल होता है, रोटेशंस में भी वो रजिस्ट करता है। तो इसको फिक्स जैसा बनाने के लिए, किसके जैसा? फिक्स जैसा बनाने के लिए मुझे एडिशनल आर डेस लगाना पड़ेगा, और वो एडिशनल आर डेस कितना होगा? 1। क्लियर है? तो आप यहां पर क्या कर दोगे कि उस फार्मूले में आर डेस, मतलब जितने, जैसे आप कितनी बोल रहे हो, जैसे 3 दूनी 6 रिएक्शंस आएगी, या 6 आपके एडिशनल रिएक्शंस यहां से हटाना पड़ेगी। बट आप बोलोगे 6 मत हटाओ भैया, एक इसको देते हुए चले जाना, ताकि ये स्ट्रक्चर हमारा गिरे नहीं और स्टेबल बना रहे। उसके लिए आर डेस आप जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने उससे ले लोगे, तो वो उस स्ट्रक्चर का डीएस बन जाए। न तो इसमें एम गिनने की जरूरत है, न कुछ आपको ज्वाइंट गिनने की जरूरत है। नहीं, बस ये फार्मूला अगर आपको पता है तो इसका डीएस निकले। तो डीएस आपने क्या बोला है कि डीएस आपका निकलता है कि नंबर ऑफ आपका कट रिक्वायर्ड टू स्ट्रक्चर बिकमिंग द एज अ फिक्स्ड, और हाँ, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू बिकमिंग द स्ट्रक्चर एज अ ट्री, एंड माइनस कर देंगे आप यहां पर क्या? आर डेस। तो आर डेस हमारे क्या होते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंट रिक्वायर्ड टू बिकमिंग द स्ट्रक्चर एज अ फिक्स्ड या फिर रिजिड, और वही स्ट्रक्चर का बैलेंस हमारा क्या कहलाता है? डीएस। ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? इनडिटरमिनेट है। क्योंकि यह इनडिटरमिनेट इसलिए बना क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ चुकी है। क्या बोलोगे आपका? इनडिटरमिनेट बिकॉज its reactions more than 3। क्लियर? तो आप यहां पर लिख लोगे कि डीएस हम कैसे निकालें। किसी भी स्ट्रक्चर का डीएस निकालने का तरीका अभी आपने तुरंत बता दिया है। क्लियर है? तो आप बोलोगे as we know that a open tree an open tree is a परफेक्ट। ओपन ट्री मतलब वही कैंटिलीवर, ओके, हम कंफ्यूजन ना हो। परफेक्टली डिटर्मिनेट। तो यहां पर आप लिखेंगे कि इसका डीएस
इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। यहां पर जो सी टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू बिकम द स्ट्रक्चर एज लाइक ट्री। और आर डैश क्या बता रहा है, नंबर ऑफ restrained required to become the supports as fixed या फिर rigid। जैसे इसी स्ट्रक्चर में आप देखें, इसमें आपको कितने कट लगेंगे, तो आप इसमें बताओगे कि मुझे यहां पर 1 और 2 कट लगेंगे। रिएक्शंस की बात करो तो यहां पर रिएक्शंस आएगी 3, यहां पर रिएक्शंस आएगी 2। तो इसको फिक्स्ड बनाने के लिए, इस स्ट्रक्चर को फिक्स्ड बनाने के लिए यहां पर आर डेस कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि यहां पर 0 और यहां पर आर डेस कितना लगेगा 1। क्लियर। और यहां पर कट की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर आप इसका डीएस निकालकर इसको दिखाना चाहें तो आप क्या बोलोगे कि डीएस जो इसका निकलेगा वो निकलेगा 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5। बाकी वही फार्मूले हैं जो वैल्यू आप निकालते थे ना कि डीएसआई और डीएससी, तो डीएसआई और डीएससी तो वैसे ही निकालना है जैसे आपने पहले निकाला है। अब आपने यहां पर देखो कि अगर ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर ना तो आपको इसमें मेंबर गिनने की जरूरत है, न ही किसी आपको सब जॉइंट्स गिनने की जरूरत है, तो इससे आप लेबरर्स से बच जाते हो। जैसे आप इसमें देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स ये 29, एक ज्यादा भी कम ज्यादा हुआ तो आप दिक्कत में आ जाओगे, जबकि इसकी जगह क्या करना है, कट लगाओ और इनको सॉल्व करो। और ये आरडेस जो है यहां पर इनके वाले, ये आरडेस उनके लिए भी सेम एज इट इज ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, आपने अभी कर दिया, बट जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें इस तरीके से दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये ट्रिक है, इससे आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। इसके आगे का जो भी टॉपिक है और जो कंसेप्ट है हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, योर क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।